हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएलएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, मैं इसके पहले वाले जो वीडियोस थे वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिटन वाले एग्जाम्स। ठीक है, तो आपके अगर कॉलेज में रिटन में आपका आता है, यानी आपके वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का। ओके, तो उसके लिए आपके ये वाला जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज का यूनिट नंबर सेकंड। इसके पहले वाला जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप आराम से देख सकते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन। यूनिट 1 में केमिकल काइनेटिक्स का था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस वाले आपका वीडियो में सेम आपका वैसे ही रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विथ प्रीवियस वाई पीवाईक्यू आपके रहेंगे। उसमें आपका वेरी शॉर्ट भी रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा एंड लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक, यूनिट का नाम है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब मैं यहाँ पे जो बताने वाली हूँ कि हर बार जो मैं आपको बोलती हूँ, क्वेश्चन पेपर को करने से पहले आपका पूरा चैप्टर तैयार होना चाहिए। तो यूनिट 2 अगर आप अभी भी नहीं पढ़े ना, तो वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। जाओ पहले एक बार 1 घंटा आधा घंटा पहले उसको रिवाइज करके आओ। रिवाइज करने के बाद तब वीडियो स्टार्ट करो, आपके इससे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वेरी शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, केपी एंड केसी केमिकल इक्विलिब्रियम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सारी चीजें बता चुकी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ना होता है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम है क्या वो पढ़ लो। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लासिय क्लेप्राउन इक्वेशन है, मैं पहले से ही बता रही हूँ, वो हर बार आपका डेरिवेशन में आया है। अभी इस वीडियो में डेरिवेशन करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। आप उस डेरिवेशन को पढ़े हैं, मैं पहले से ही बता दूं, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो हर बार आया है रिपीटेड फॉर्म में, तो डेरिवेशन पढ़ लेना। जैसे जिन बच्चों का ये रहता है कि हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, कि मैम बायोलॉजी फैकल्टी के है तो थोड़ा मुझे डेरिवेशन रटना पड़ेगा, तो उसके लिए ये है, यहाँ पे एक और भी लॉन्ग क्वेश्चन में और करके क्वेश्चन देता है। ठीक, वेरी शॉर्ट आपका रहता है, शॉर्ट रहता है, शॉर्ट में भी कभी कभी आपको और क्वेश्चन में वो आपको दिख जाएगा। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं देगा कि आपको एक क्वेश्चन है तो आपको करना ही है, आपको उसके बदले में एक और करके क्वेश्चन आता है। तो अगर जो बायोलॉजी वाले बच्चे या जिन बच्चों को थोड़ा डेरिवेशन लर्न करने में दिक्कत आती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि आपका ले चटलिए प्रिंसिपल वाला जो है उससे आप कर सकते हैं। ले चटलिए प्रिंसिपल भी आपका रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, तो चलिए पहले वेरी शॉर्ट करते हैं, फिर शॉर्ट एंड फिर लॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, केपी एंड केसी में रिलेशन तो आपको याद होगा क्या होता है, फॉर्मूला दिया गया है क्वेश्चन में। व्हाट विल द केपी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन है आपके पास, गिवन दैट केसी, केसी की वैल्यू आपको दी गई है। चलिए, तो हमेशा की तरह हम लोग सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन में। पहली बात तो देख लो, ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है नहीं, बस छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक, केसी की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 3.75 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज कर लो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। सबसे पहले आपको खुद से ये क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद आपको करना है। ठीक, ओके, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में। ठीक, चलो, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो केपी इक्वल टू केसी डेल्टा आर टी, या एक सेकेंड, आर टी के पावर क्या होगा, डेल्टा एन जी। ठीक, अब ये क्या है, केसी तो आपको पता है, एट कांस्टेंट आपका एक केमिकल इक्विलिब्रियम है जो प्रेशर पे कांस्टेंट होता है और जो कंसंट्रेशन पे होता है। ठीक, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, डेल्टा एनजी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एनजी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो ये होता है एनपी माइनस एनआर। एनपी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट का, और एनआर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट का। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो, एनपी में आपका प्रोडक्ट तो ये वाला साइड है, रिएक्टेंट आपका ये वाला साइड है। यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 मान लेंगे, तो ये हो गया 3। ठीक, एनआर मतलब यहाँ पे 2 है, 2, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, केसी आर टी 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ गलती लिखती हूँ। ठीक ठीक, 1 हो जाएगा, केपी, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी। अब आर की वैल्यू आपको पता है
टी की भी वैल्यू पता है, केपी इक्वल टू केसी की वैल्यू क्या दी गई है 3.75 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर की वैल्यू 0.0831, आर की वैल्यू ये होती है ओके, इंटू टेम्परेचर की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 1000 केल्विन। ठीक, इन सब को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर से तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा 3.11 इंटू 10⁻4 ओके, यही वैल्यू आएगा। ठीक है, -4 ओके, यही वैल्यू आएगा। आप इसे कैलकुलेशन कर लेना, यही वाली वैल्यू आएगी करेक्ट आंसर। तो देखो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसीलिए आपका न्यूमेरिकल आपको वेरी शॉर्ट में दिया गया। 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का आता है, एटलीस्ट 1 मार्क्स का तो नहीं देगा, 2 मार्क्स के आसपास आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का थोड़ा डेफिनेशन वगैरह आ जाता है। सोच लो 1 मार्क्स में आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको मेनली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप ये कुछ क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इजी है क्वेश्चन, कोई भी टफ नहीं है। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है केपी और केसी में, और हर बार आता है केपी और केसी से, तो पूछता है ये न्यूमेरिकल। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर एंड प्रेशर इन एटीएम, चलो ठीक है, व्हाट इज द रेशियो, आपको रेशियो बताना है केपी एंड केसी का फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी का। तो हमेशा की तरह पहले एक काम करो, खुद से पहले ट्राई करो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ये पॉज करो, ट्राई करो, जहां पे नहीं आएगा आप जब वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे मेरा क्वेश्चन पे ड्रॉबैक था। ओके चलो, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला आप पता है, किसी और पेन का यूज करते हैं, जब डिजिटल बोर्ड है तो यूज करना चाहिए। केपी इक्वल टू केसी, ठीक, आर टी की पावर डेल्टा एनजी। एक काम करते हैं, पहले डेल्टा एनजी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू एनपी माइनस एनआर। एनपी की वैल्यू क्या है, एनपी की वैल्यू है, वहां पे प्रोडक्ट साइड देख लो 2 है, 2 आपके नंबर ऑफ मोल्स है, रिएक्टेंट्स है 3 आपके हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका आंसर आ गया -1। इसको यहाँ पे पुट कर दो, केसी डेल्टा आर टी -1 केपी के। ठीक, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमको पूछा है केपी और केसी का रेशियो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं केपी अपॉन केसी, ठीक, इज इक्वल टू आर टी के पावर -1। हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इसी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, केपी अपॉन केसी, आर टी की पावर -1 है, इनवर्स है, क्या हम लोग इसको 1/RT लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पूछा गया है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। हेंस, अच्छा चलो यहां लिख लेते हैं, हेंस केपी अपॉन केसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में, क्योंकि आपको आर की भी वैल्यू पता है और टेम्परेचर आपको दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 ये हो गया 290, ठीक, 298 केल्विन। ठीक, इसको 273 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अच्छा 298 केल्विन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप इसे सॉल्व करो, इसका न्यूमेरिकल का आएगा आंसर 0.04, ये आंसर आएगा। आपसे यही वैल्यू तो पूछा गया था केपी और केसी का क्या आएगा रिएक्शन में, व्हाट इज द केपी और केसी का रेशियो, तो केपी एंड केसी का जो रेशियो है वो ये रहेगा, यही आपका आंसर है। क्लियर है, कुछ नहीं किए हम, पहले हम लोग डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल ली है, उसको यहाँ पे पुट कर दिए, बस थोड़ा सा इसको इक्वेशन फॉर्म में लाए हैं, केपी और केसी का रेशियो चाहिए था, हम लोग आर टी इनवर्स को क्या लिख दिए 1/RT, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 298 से प्लस कर दिए, 25 प्लस 298 तो हो गया 273, ठीक, 298 हो गया केल्विन में, सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर चेंज करना है तो 273 से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ भी टफ था इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, आपको बस क्वेश्चन को पुट करना आना चाहिए, आपके पास फॉर्मूला पता है और आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फॉर द रिएक्शन N2+3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, आपको लग रहा होगा टफ है, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। कह रहा है ये हमारे पास रिएक्शन ऑलरेडी है, N2+3H2 गिव्स रिवर्सिबल 2NH3। कहा गया है ये एट 400 केल्विन पे इसका जो Kp का वैल्यू आया है 41 आया है। बोल रहा है इसी रिएक्शन को इनवर्स, देखो पहले वाले पे क्या किया है, इसी रिएक्शन को इनवर्स कर दिया गया है। इनवर्स करके पूछ रहा है Kp की वैल्यू बताओ, इसमें Kp की वैल्यू बताना है, इसमें Kp की वैल्यू बताना है, और इसमें Kp की वैल्यू बताना। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और सॉल्व करके बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो वो आपका फर्स्ट वाला आंसर आएगा कि हम लोग इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें Kp की वैल्यू को ये ऐसे बोल, ये लिख दो, एक मिनट, क्या हो जाता है कभी कभी। Kp विल बी इनवर्स, Kp की वैल्यू इनवर्स कर दो, यानी Kp की वैल्यू अगर 41 है तो ये रिएक्शन अगर इनवर्स हो जाएगा तो Kp की वैल्यू भी इनवर्स हो जाएगी, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं Kp इक्वल टू 1/41। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे भी Kp की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन को 2 से क्या करें, डिवाइड कर दें, इस क्वेश्चन को क्या करें 2 से क्या डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें जो नया इक्वेशन मिलेगा तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, Kp विल बी गिवन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन में और किस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। इसको अगर रिटन फॉर्म में लिखा है तो इट ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडेड इक्वेशन बाय 2। अगर इसी इक्वेशन को 2 से अगर डिवाइड कर दे तो हमें 41 वो मिल जाएगा Kp की वैल्यू 2, देन Kp विल बी ये आपका हो जाएगा √41 में Kp की वैल्यू, ठीक, ये हो जाएगा √41 में, ठीक। और थर्ड वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 2, तो यही वाला इक्वेशन दोबारा से आ गया, और इसको तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैसे हो जाएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन आया है, इट ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाई, एक मिनट इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करो, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना, इसमें तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, सारे को डिवाइड कर रहे थे, ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा 41 का स्क्वायर, क्योंकि सारा ये तो सेम वो टाइप का रिएक्शन है, इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इफ ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाय 2 देन Kp विल बी क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर, ये आपका 41 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए आगे, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका वेरी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2 इंटू 10⁻³ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल रहा है, एंड 24 एट 50 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे, यही आपका कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻² हो गया। तो ये पहले बताइए, आप लोग मैथ भी, आपको इतना बेसिक मैथ आना चाहिए। पहले बताओ कि ये टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जल्दी बताओ। इसमें पूछा गया है अगर ऐसा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो इफ द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आपको बता रहे ये जो रिएक्शन हो रहा है, एक बार हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन को किए तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, उसी रिएक्शन को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो इतना वैल्यू आ रहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ये रिएक्शन की वैल्यू दिया गया है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तब आप बता पाएंगे कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। और मैं आपको क्लास में भी बताई, जब मैं ले चटलिए प्रिंसिपल पढ़ा रही थी, तो सॉल्यूशन ये है, एक्सो और इंडो को पहचानने के लिए जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, रिएक्शन आपका, रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर सपोज करो टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर घट रही है, तो रिएक्शन आपका क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, चले आगे, यही वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ठीक। अब देखो ध्यान से, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, पहले देखो ये वैल्यू -2 से -3 से -2 आई है, तो मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन, ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से तो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। हाँ, तो अब ऐसे भी समझो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आपको पता है कोई भी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम का जो रेट का कांस्टेंट बता रहा है, अगर किसी भी रिएक्शन को टेम्परेचर और चाहिए, यानी रिएक्शन में ऐसा कोई रिएक्शन होगा जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, अरे भाई उसको टेम्परेचर देंगे तभी तो वो रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर कोई रिएक्शन ऑलरेडी उसमें से हीट बाहर या निकल रहा है, जैसे सपोज करो अभी तो ठंडी का मौसम है, विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में अभी आपको हीट चाहिए, मैं आपको क्या करूं, आपको उठा के एसी में रख दूं, तो आप बोलेंगे कि मैम हम पढ़ाई कैसे करें, एक तो पहले से ही ठंडी है, आप भी उसमें एसी चला रही है। अगर मैं आपको उठाकर आपका इनवर्स, आपके अपोजिट रिएक्शन, अभी आपको ठंडी लग रही है तो मैं ऐसी गर्म प्लेस पे आपको लेके चल जाऊं, तो आप बोलेंगे हाँ मैम अब अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा पढ़ाई होगा ना। सेम चीज, अगर कोई भी रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, मतलब वो तो एक्सोथर्मिक है, उसको टेम्परेचर और देंगे तो रिएक्शन सही नहीं होगा ना, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन में इसको हीट चाहिए और आप इसको हीट दे रहे, तब तो रिएक्शन सही है। अभी आपको पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे दूं, तब तो सब कुछ सही चलेगा। हालांकि ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं आपको, कोई भी इंसान है वो कभी सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं, अगर उसके पास 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जितने पैसे भी आ जाए, उसको कोई दूसरा ऐसा बंदा हो जो उसे पैसे दे रहा हो तभी वो ले लेगा। ठीक है, तो एटम की बात करते हैं, एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम उसे और भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नहीं लेगा। सेम चीज, अगर किसी भी रिएक्शन से हीट बाहर निकल रहा है तो समझ जाओ एक्सोथर्मिक है। यहां टेम्परेचर अगर आप देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर को कम कर दो, आप कम टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन करेंगे तो सही चलेगा। अगर आपका कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी एनर्जी उसमें लग रही है, तो एनर्जी उसको और दो, तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। इस रिएक्शन में इतना ही पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक ड्यू टू temperature increases, hence K equilibrium also increases, बस खत्म, एक लाइन का आंसर था। बस मैं पूछ रहा है, आपको बताना है कि रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ जा रही है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, इसकी वैल्यू -3 से क्या हो जाता, -5 हो जाता,
सपोज करो, तो क्या हो जाता है, तब वो रिएक्शन क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सीधा ले चट लिए प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया हुआ है। बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द इक्विलिब्रियम, आपके पास इक्विलिब्रियम का एक रिएक्शन दिया गया है। इफ नाइट्रोजन गैस इज एडेड, नाइट्रोजन गैस क्या होगा, यहां पे इनर्ट गैस होगा। मैं आपको पढ़ाई हूं इनर्ट गैस का पार्टिसिपेशन अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे, ठीक, क्या होता है, तो इसका दो पार्ट होता है। एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर। तो मैं आपको पढ़ाई हूं, अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, आप किसी इनर्ट गैस को इक्विलिब्रियम में ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, आपको मैं क्लास में पढ़ाई हूं, ये ले चटनी प्रिंसिपल में ही है। ठीक, अब याद रखो, एट कांस्टेंट प्रेशर पे आपका कोई भी इक्विलिब्रियम है, अगर आप उसमें इनर्ट गैस ऐड करा रहे हैं तो रिएक्शन वहां की तरफ शिफ्ट होगा, रिएक्शन शिफ्ट वेयर या ऐसे लिखो, रिएक्शन विल बी शिफ्ट towards where number of moles क्या उसको बोलते हैं, इंक्रीज्ड। जहां पे आपके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे रिएक्शन वहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलो बता दो, इस रिएक्शन में बताओ नंबर ऑफ मोल्स कहां ज्यादा है, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहां पे 1 1, यहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो बताओ इनर्ट गैस को उस पे ऐड कराएंगे तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ये अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक, एट कांस्टेंट सॉरी बार बार टेम्परेचर आ रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर पे अभी अभी मैं बताई हूं कि रिएक्शन वहां की तरफ शिफ्ट करेगा। देखो शिफ्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। तो फॉरवर्ड कब जाएगा बैकवर्ड कब जाएगा ये कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए बस आप चेक कर लो नंबर ऑफ मोल्स कहां ज्यादा है, तो यहां पे ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड। हाँ बिल्कुल सही, हेंस रिएक्शन शिफ्ट विल बी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ पहला वाला का अगर आंसर है, पहले वाले का आंसर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड बाय द इनर्ट गैस एडिंग। ठीक, इनर्ट गैस को हम लोग ऐड कर रहे हैं तब भी आपका कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में अफेक्ट करेगा। अगर आप इनर्ट गैस डालेंगे तो रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक, रिएक्शन पूरा अभी क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है ना, अब वो फॉरवर्ड की तरफ होने लगेगा। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन। चलो चलते अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वही सिंपल सा, एक कोई सपोज करो एक कोई रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हो रहा है, इसका मैं सब कुछ डेरिवेशन वगैरह सब कुछ आपको बताई हूं क्लास में। ओके, तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो इक्विलिब्रियम का, उसको लिखने से पहले एक कोई सपोज करो कोई रिएक्शन है, सपोज ए रिएक्शन गिवन, ठीक, तो आपके पास सपोज करो ये आपका कोई रिएक्शन है, इस चैप्टर में बच्चों ये वाला एरो बिल्कुल मत भूलना, ये भूले नहीं कि आपका सब मार्क्स कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड है, ये वाला आपका बैकवर्ड है, ये आपका क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, ये आपका क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब भी आपका कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो, तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसको पूरा रिटन फॉर्म में है तो काम करना है, इक्विलिब्रियम का सबसे पहले क्या लिखना, डेफिनेशन लिख देना। ठीक, अब जैसे मैं पूरा तो मैं आंसर नहीं लिख के लिखने वाली हूं क्योंकि हर चीज मैं ही बता दूंगी तो आप क्या प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका, पहले इक्विलिब्रियम का वो लिख देना,
ठीक, डेफिनेशन। फिर उसके बाद डेफिनेशन ये लिखना क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इसका भी मैं डेफिनेशन क्लास में बताई हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा तो आपके पास बुक है, नोट्स है, कहीं से भी लिख के देख के लिख लो। मैं आपको समझा रही हूँ होता क्या है डेफिनेशन। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग डेरिवेशन पे। ठीक, तो मैं इसका डेरिवेशन बता दे रही हूँ कैसे होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट का जितना भी कंसंट्रेशन है उसके नंबर ऑफ टर्म्स, उसके जो पावर्स होते हैं, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन है उसके टर्म्स में। ठीक है, चलो इसको बात करते हैं। तो अगर मैं इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमको क्या चाहिए, हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो पहले रिएक्टेंट चाहिए, तो किसका हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट में दिखाते हैं और इसकी पावर क्या है, ए, या इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखो, अच्छा है एक बार तो ऐसे लिख ही दो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसके पावर में एन, जो भी इसका कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक, चलो इसी तरीके तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के एफ, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, हटाओ तो कोई ये कांस्टेंट आ जाएगा, एक मिनट, रेट है ना, रेट की बात कर रहे हैं। ठीक, ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, कांस्टेंट आ गया। हम लोग रिएक्टेंट को क्या लिख सकते हैं, कौन सा रिएक्टेंट है, ए है जिसके पावर ए, रिएक्टेंट बी है जिसके पावर बी। सिमिलरली बैकवर्ड के लिए भी तो ऐसा ही होगा। ठीक, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका रेट होगा, ये आपका था फॉरवर्ड के लिए, ये आपका हो गया बैकवर्ड के लिए। तो बैकवर्ड के लिए आपको इसके लिए के भी हो जाएगा, भाई बैकवर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका हो जाएगा क्या, इसका कंसंट्रेशन सी के पावर सी, डी के पावर डी। तो यहां पे आपको चाहिए के अपॉन के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी हो जाएगा कंसंट्रेशन सी के पावर सी, कंसंट्रेशन डी के पावर डी, अपॉन में कंसंट्रेशन ए के पावर ए, कंसंट्रेशन बी के पावर बी। ठीक, और यही आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, सिंपल, बस इसी को आपको क्या करना है, डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जो आपका रेशियो होता है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट का, सॉरी प्रोडक्ट का, फिर कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो। ठीक, यही आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है, चले आगे शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सीधा आपका फॉर्मूला पूछा है, बहुत इजी है, जल्दी से बता दो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड, अच्छा क्या पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी को तो डेल्टा जी नॉट, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, एक मिनट एग्जैक्ट, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं ना। ठीक है, तो माइनस आर टी एल एन के, इक्विलिब्रियम ये होता है। ठीक, एल एन को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, सीधा बस फॉर्मूला पूछा है, माइनस आर, अरे माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, और इसको कैसे लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम आपको पता है क्या होता है, 303। अब देखो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम तक पूछा है तो आपका आंसर यहां तक है। सपोज करो इसको कंसंट्रेशन टर्म में पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं, आर टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक, और कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। क्लियर है, बस इतना ही पूछा आपसे। अब एक काम करना ना, ये तो इतना इजी मत रखना, सबका पहले डेफिनेशन लिख देना, सबके बारे में थोड़ा सा थ्योरी का कुछ करेक्ट करके लिख देना, फिर लास्ट में ये फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, चले आगे, क्योंकि यही आपका पैटर्न होता है सॉल्व करने का।
ओके, चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताइए लॉन्ग क्वेश्चन में पहले भी यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद रखना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, एक आपका इसमें क्लैसियस क्लेप्रॉन से हर बार आया है, क्लैसियस क्लेप्रॉन, या तो ये देखो बच्चों, मैं कभी भी रटने वाली चीजों पे बिल्कुल नहीं जाती, तो मैं डेरिवेशन कभी पढ़ती ही नहीं थी, मुझे डेरिवेशन नहीं पसंद था। तो अगर आप जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि डेरिवेशन आ सकता है, यहाँ कंफर्म ही उससे क्वेश्चन आता है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन आप किसी भी बुक उठा लो, पूरी शर्मा पठानिया या मेरा नोट्स पढ़ लो, काफी है, उसको एक बार डेरिवेशन पढ़ के रट के चले जाना। लेकिन मैं रटने वाला काम नहीं करती थी, मैं कॉन्सेप्चुअल वाले पे चलती थी। तो मैं इसका और क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है, ले चटलिए प्रिंसिपल, बहुत बड़ा है, तो आपको मैं बता दूं ले चटलिए प्रिंसिपल क्या है। ले चटलिए प्रिंसिपल में कहा गया है, जब भी कोई आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है कोई भी रिएक्शन, तो उससे वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम उस पर कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, उसका कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर कुछ भी चेंज करते हैं, तो वो तो रिएक्शन अनस्टेबल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोई जब डिस्टर्ब होता है इक्विलिब्रियम, तो वो अपने आप को, मतलब वो रिएक्शन खुद से ये अपने आप को दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। जैसे सपोज करो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप ठंडी का दिन है, आप एकदम रजाई में आराम से सो के बैठे, ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा कि चलो मार्केट जाना है, तुम्हें सब्जियां लानी है, तो आप बोलेंगे ठीक है मम्मा, मतलब थोड़ा सा ऐ करेंगे, फिर जाएंगे सब्जी लेकर आएंगे, फिर से तो आप कोशिश करेंगे भाई फिर से एकदम रजाई में सोने का मौका मिले। आपने अपने स्टेबल, क्योंकि आप रजाई में बहुत ज्यादा स्टेबल थे, अब आप मार्केट जाए तो और स्टेबल हो गए। तो आप कोई भी इसी तरीके से रिएक्शन भी है, रिएक्शन स्टेबल है, हम लोग उसमें कुछ चेंजेस किए, तो वो रिएक्शन खुद से कोशिश कर रहा है दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की। यही आपका क्या है, ले चटलिए प्रिंसिपल। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो ले चटलिए प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें बहुत सारे, इसका पहले डेफिनेशन लिख लेना, तो ऐसे लिख लो, ए इक्विलिब्रियम reaction in stable condition if we change, या चेंज करना सही नहीं रहेगा, if we disturb any equilibrium condition, any equilibrium reaction, then this reaction undo, मतलब अपना खुद से वापस आता है, undo itself, undo reaction itself undo, ठीक। कोई भी रिएक्शन को हम चेंज, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन से चेंज करके उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो रिएक्शन खुद से अपना ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। यही आपका क्या है, ले चटलिए प्रिंसिपल। अब इसमें आपका मैं बहुत सारा वो पढ़ाई थी, क्या क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन के लिए। सपोज कर लो एक आपका रिएक्शन है बी वहां जाके सी प्लस डी बन रहा है, ठीक। तो सपोज कर लो उसका कंसंट्रेशन चेंज कर दो, ठीक। और क्या कर सकते हैं, उसका प्रेशर चेंज कर दो, तब भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो आप रजाई के अंदर बैठे हो, मम्मी ने आपको डिस्टर्ब किया, आपको मार्केट जाना पड़ रहा है, या आपका छोटा भाई बड़ा भाई आपसे रजाई खींच ले, कुछ ना कुछ बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। चलो प्रेशर, या तो ठंडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा घटा दे, तब तो और ज्यादा ठंड लगेगा। प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, और लास्ट में क्या है आपका इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वाला पीछे मैं डिस्कस की हूं, जब भी आपका कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है तो हम लोग उसमें इनर्ट गैस ऐड करते हैं, तो देखना है कि रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा ये देखना है कि ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है कि आपका रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है रिएक्शन वहां की तरफ शिफ्ट होगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाए, कुछ बैकवर्ड भी जा सकता है, ठीक। मैं आपको क्या बताइए, प्रिंसिपल याद रखना, रूल,
कि जहां पे आपका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा रिएक्शन वहां शिफ्ट करेगा। चलो पहला वाला कंडीशन पढ़ते हैं। पहला वाला कंडीशन क्या बोला है? कंसंट्रेशन। तो आपको पता है अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा? शिफ्ट होगा फॉरवर्ड। चलो इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। सपोज करो यहां पे 50 मॉलिक्यूल थे, यहां 50 मॉलिक्यूल थे, ये सब कुछ मैं क्लास में पढ़ाई हूं, अभी तो इक्विलिब्रियम पे बराबर पे है, ठीक। मैं इसको 100 कर दूं, अब ये डिसबैलेंस हो गया, तो ये कोशिश करेगा ना कि अपने 50 मॉलिक्यूल यहां भेज दे तब जाके बैलेंस हो। तो यही होता है कि अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक। और वही वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, यानी अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा। क्लियर है? इसी को पूरा रिटन फॉर्म में आपको लिखना है। चलो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन वहां की तरफ शिफ्ट होगा जहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स विल बी लेस, कम होना चाहिए। देखो याद रखना इनर्ट गैस में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। चलो बताओ ये रिएक्शन सपोज करो ये वाला रिएक्शन N2 प्लस 3H2 वहां जाके क्या बना है? 2NH3 बना रहा है। सपोज करो हम क्या करें? प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 4 है और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कम है, मतलब रिएक्शन यहाँ की तरफ जाएगा, सही है, फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है? ऐसा हर रिएक्शन के लिए नहीं होगा, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैम पढ़ा दी कि रिएक्शन प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, ऐसा नहीं मैं कही हूं। मैं बोली हूं कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन वहां की तरफ शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। सपोज करो इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं, ऐसे लिख दूं, अब बता दो अब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कहां जाएगा? तो आप बोलेंगे कि मैम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड जाएगा क्योंकि यहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। समझ में आया? ठीक, ये याद रख लेना। टेम्परेचर एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रही, इससे ज्यादा बस आपको रिटन फॉर्म में लिखना है। टेम्परेचर में क्या कहा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक के लिए तो कहां जाएगा? फॉरवर्ड। टेम्परेचर को घटाएंगे हाँ टेम्परेचर को, अच्छा एक काम करो इसी में पढ़ो, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एक्सो के लिए तो आपका वो बैकवर्ड जाएगा, ठीक। एक और कंडीशन है, टेम्परेचर को आप कम करेंगे इंडो में अगर सपोज करो आपके पास इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका वो बैकवर्ड जाएगा, और टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे एक्सो के लिए तो आपका वो फॉरवर्ड जाएगा, ठीक। क्लियर है? ये सारे आपके है क्या है? ले चटलिए प्रिंसिपल। और इसका देखो इसका एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन बस इतना है, किसी भी रिएक्शन का प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं कि वो फिजिबल है या नहीं, हमें ये पता लग सकता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड जा रहा है। दूसरी बात हमें ये भी पता लग जाता है कि हमें अगर इसका कंसंट्रेशन चाहिए ज्यादा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए अमोनिया का, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए तो आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दो तभी फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, करेगा ना। तो ये सारे टर्म्स, ये सारी चीजों को बढ़ाने से हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। ओके, तो बच्चों यहां तक आपका था यूनिट सेकंड का, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बता दूं डीएलएस एजुकेयर ऐप पे अब तो क्लासेस ओवर हो चुकी है क्योंकि अब तो एग्जाम चल रहा है। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का हो चुका है, यूनिट सेकंड का हो चुका है, यूनिट सेकंड का इसका जो वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा यूनिट थर्ड का, इसका जो आपको पीडीएफ है उसको डीएलएस एजुकेयर ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। चलो, तो यूनिट थर्ड आपका क्या है? फेज इक्विलिब्रियम, उसको पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 गैसियस स्टेट, ये सारा हम लोग का चलता रहेगा। तो बच्चों मैं पहले से ही बता दूं यूनिट थर्ड हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो पहले से ही आप उसका नोट्स जो बनाया है कहीं से ही बनाओ, चाहे मेरा बनाओ चाहे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं का है, आपके पास बुक है, पढ़ कर आना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये वीडियोस मतलब सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।